पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का अपवर्तन के नियम और उससे संबंधित बातें सीखी थी। आज हम सीखेंगे क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण के बारे में समझे पहले इसकी परिभाषा। किसी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब क्या है इसका? ये दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है। इससे ऊपर सघन माध्यम है हमारा, इसके नीचे विरल माध्यम है। जब प्रकाश की एक किरण आ रही है और इस पर एक लंब खिंचती या अभिलंब, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से इस प्रकार से दूर हट जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इस क्रांतिक कोण का मान और बढ़ाया, इधर आगे की तरफ और किया तो ये अभिलंब से और दूर हट जाएगी, और कम किया तो और दूर हट जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि तब ये इधर जा करके चली जाएगी, अर्थात ये वाला अपवर्तन कोण हमारा 90 अंश हो गया। उस स्थिति में ये वाला जो कोण बनेगा उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C से व्यक्त करते हैं। C से व्यक्त तो क्या हुआ कि सघन माध्यम, ऊपर सघन माध्यम है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C से व्यक्त करते हैं। तो अब बात करते हैं इसी के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब इसी को बात को देखते हैं। अगर इस सघन माध्यम में जो आपतन कोण बना है हमारा, जिसे हम क्रांतिक कोण कह रहे हैं, क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाएं तो ये क्या होगा, ये 90 अंश की बजाय और दूर हटेगी, अर्थात ये इस प्रकार से हमारी परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से परावर्तित होगी तो इस सघन माध्यम में आ रही थी और सघन माध्यम में ये अब परावर्तित हो गई, तो उस इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ाया जाए, तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ाया जाए तो थोड़ा बढ़ाया जाए तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है।
तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कई उदाहरण हैं। जैसे कोई कांच है, जब कांच हमारा चटक जाता है तो उसमें दरार पड़ जाती है और वो दरार फिर हमें चमकने लगती है। क्यों चमकती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही कांच में पड़ी दरार चमकने लगती है। एक पानी का कोई बर्तन लिया और उस बर्तन में एक हमने छड़ रख दी, आधी पानी के अंदर है और आधी पानी से बाहर है। जब उस छड़ को रखते हैं तो वो छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देने लगती है। क्यों टेढ़ी दिखाई दे रही है? छड़ को बाहर निकाले तो फिर सीधी है, लेकिन आधी पानी के अंदर, पानी आधी बाहर होती है तो वो टेढ़ी दिखाई देने लगती है। उसका कारण भी यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कई उदाहरण हैं। अब आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। दो शर्तें हैं, अब देखा हमने। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त कहती है हमारे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं, तभी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो देखिए, स्नेल के नियम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष 2n1, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक sin i अपॉन sin r। स्नेल का नियम है n बराबर sin i अपॉन sin r। परंतु क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या कहती है कि जब आपतन कोण I बराबर क्रांतिक कोण R के, तो क्या होगा? R बराबर, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण C कहते हैं, C क्रांतिक कोण के बराबर होगा। क्रांतिक कोण वैसे C कहना चाहिए, क्रांतिक कोण C, तो R बराबर 90। जब इस बात को मान को रखेंगे तो ये हो गया 2n1
साइन आई की जगह पर क्रांतिक कोण सी रखेंगे और आर की जगह पर 90। तो ये हो गया 2n1 बराबर साइन सी साइन 90 का मान 1। यहाँ से परंतु 2n1 का मान हम जानते हैं 1/1n2, तो इसका मान रख देंगे। इसलिए 1/1n2 बराबर साइन सी अपॉन 1, या साइन सी का मान इसे यहाँ ले जाइए, पक्षांतर कर लेते हैं। तो 1n2 बराबर 1/साइन सी, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ए बराबर 1/साइन सी, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सामान्य रूप में n बराबर 1/साइन सी। तो ये आ गया हमारा अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे किसी तालाब में या किसी हौद में पानी भरा हुआ है, या फिर ऐसे मान लीजिए एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, स्वच्छ पानी है, और उस पानी में एक सिक्का डाल दिया, बाल्टी में तली में एक सिक्का डाल दिया, तो वो सिक्का हमें ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता है। तो उसकी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई दोनों अलग अलग हो गई। तो वो आभासी गहराई हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, आभासी गहराई कैसे ज्ञात करेंगे? वास्तविक तथा आभासी गहराई, वास्तविक तथा आभासी गहराई। बाल्टी के अंदर एक सिक्का डाल दिया तो उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो कितना उठा हुआ प्रतीत हो रहा है वो हम ज्ञात करना है। यदि किसी जल से भरे पात्र में, यदि किसी जल से भरे पात्र में किसी वस्तु की वास्तविक गहराई, किसी वस्तु की वास्तविक गहराई कैपिटल H है तथा आभासी गहराई, आभासी गहराई स्मॉल h है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, या फिर इनके मान रखेंगे स्मॉल n बराबर वास्तविक गहराई कैपिटल H, आभासी गहराई स्मॉल h। यहाँ से हम h का मान निकालें तो स्मॉल h बराबर कैपिटल H बटे n, आभासी गहराई का ये सूत्र आ गया। अब उसमें विस्थापन क्या, वस्तु की स्थिति में विस्थापन, वस्तु की स्थिति में विस्थापन, विस्थापन का मतलब वस्तु कितनी ऊपर उठ गई, पहले से कितनी ऊपर उठी। तो वस्तु का विस्थापन, जिसे हम कह सकते हैं कि वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई हटा तो उसका विस्थापन आ जाएगा, और उस विस्थापन को हम x से लिखेंगे, वास्तविक गहराई कैपिटल H, आभासी गहराई स्मॉल h, और इस स्मॉल h का मान रख दो जो ऊपर निकाला है। तो x बराबर कैपिटल H और स्मॉल h का मान दे रहा कैपिटल H बटे n, या कैपिटल H हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन n। तो इस सूत्र की सहायता से उसका विस्थापन हम
निकाल लेंगे कि वस्तु कितनी विस्थापित होगी, पहले की अपेक्षा कितनी विस्थापित हो गई। अब देखिए रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान की मरीचिका क्या होती है कि रेगिस्तान में रेत होता है और जब वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है तो वो रेत गर्म हो जाता है और गर्म होने के साथ साथ वहाँ पर जो है पेड़ की जो परछाई हमें ऐसे दिखाई देने लगती है जैसे ही उसमें पानी में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो वहाँ के पक्षियों को, जानवरों को या जो भी कोई व्यक्ति जाता है उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस पानी में प्रतिबिंब बन रहा है। इस घटना को रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। तो देखिए रेगिस्तान की मरीचिका होता क्या है कि रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में दूर स्थित वस्तु या पेड़ के प्रतिबिंब इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे जल में प्रतिबिंब बना है परंतु वहाँ पर जल नहीं होता। तो हमें एक भ्रम हो जाता है, इस भ्रम को हम मरीचिका कहते हैं। अब मरीचिका बनती कैसे है वो समझे। देखिए ये रेत है यहाँ पर हमारा ये, और यहाँ पर एक पेड़ खड़ा हुआ है, रेत में रेगिस्तान है, रेत होगा रेत। तो क्या होगा कि जैसे ही दिन के समय जब धूप पड़ेगी तो ये रेत गर्म होगा और रेत गर्म होने के साथ साथ इसके पास की वायु वो भी गर्म होगी और गर्म होकर के ऊपर उठती हुई चली जाएगी। तो वायु जैसे जैसे ऊपर उठती जाएगी, ऊपर ठंडी होती जाएगी, तो ऊपर सघन माध्यम बनता जाएगा और नीचे हमारा विरल माध्यम। तो यहाँ रेत के संपर्क में जो विरल माध्यम हो गया अर्थात विरल परतें हो गई और जैसे जैसे ऊपर उठ रहे हैं वहाँ पर सघन परतें। ये पेड़ खड़ा हुआ है तो इस पेड़ से प्रकाश की किरण जा रही है ऊपर सघन, उसकी अपेक्षा नीचे सारे माध्यम हमारे विरल हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाती है और इससे नीचे भी विरल है और अभिलंब से दूर हटी, और इससे नीचे विरल है तो और अभिलंब से दूर हटी, इससे नीचे और विरल है और अभिलंब से दूर हट करके यहाँ पे कोई दर्शक है, दर्शक की आंख में चली गई और उस दर्शक को जब देखेगा तो उस दर्शक को ऐसे लगेगी कि जैसे वो जमीन के नीचे से किरण आ रही है। अतः हमें उस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा और हमें पानी का भ्रम हो जाएगा, पानी में प्रतिबिंब बना हुआ है। इसी घटना को मरीचिका कहते हैं। तो देखिए वही बात हमने लिखी है, जब सूर्य की गर्मी से रेगिस्तान का रेत गर्म होता है तो उसके पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है जिससे रेत के पास वाली वायु की परतें विरल तथा ऊपर वाली परतें सघन होती जाती हैं। जब पेड़ से चलने वाली किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं तथा आपतन कोण का मान बढ़ता हुआ जाता है। अतः ये किरणें हमें ऊपर उठती हुई जाती है। अतः ये किरणें ऊपर उठती हुई, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से आई और ऊपर उठ गई और ऊपर उठ गई, ऐसे ऊपर उठती हुई चली जाती हैं तथा दर्शक को नीचे से आती प्रतीत होती हैं। अतः उसे पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही हमारी मरीचिका होती है। तो इसके बाद एक और बात लिखेंगे अभी, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। प्रकाशिक तंतु क्या होता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
बिना ऊर्जा क्षय के प्रेक्षित किया जाता है। अर्थात बिना ऊर्जा क्षय के प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो होती क्या है कि यह क्वार्टज, जिसका अपवर्तनांक क्वार्टज का 1.7 होता है, का एक लंबा तथा पतला पाइप होता है। तो प्रकाश तंतु क्या होता है? क्वार्टज का एक लंबा तथा पतला पाइप होता है, जिस पर 1.5 अपवर्तनांक के पदार्थ का लेप होता है। जब प्रकाश की किरण तंतु में एक सिरे पर आपतित होती है तो वह क्वार्टज से अपवर्तित होती है और वहाँ से अपवर्तित होकर सामने वाले विपरीत फलक पर क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है तथा पूर्ण परावर्तित हो जाती है। क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होगी तो वहाँ से वो पूर्ण परावर्तित हो जाती है। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इस प्रकार प्रकाश बिना ऊर्जा क्षय के बाहर निकल जाता है। ये देखिए, ये एक नली दिखाई गई है, क्वार्टज की एक पतली नली है जिस पर n बराबर 1.5 का लेपन कर दिया है ऊपर से, और ये अंदर जो क्वार्टज है इसका अपवर्तनांक n बराबर 1.7 है। तो इस नली में एक सिरे से जब प्रकाश डाला जा रहा है तो यहाँ से लंब डाला है, ये प्रकाश की किरण क्वार्टज पे पड़ी, वहाँ से फिर अपवर्तित हो गई, यहाँ पर एक लंब है, यहाँ से ये अपवर्तित हो गई और सामने वाले फलक पर फिर आ गई, यहाँ से फिर दोबारा से अपवर्तित हुई, फिर सामने वाले पर चली गई, वहाँ से फिर अपवर्तित हो गई, फिर सामने वाले पे आ गई। इसी प्रकार से ये क्रिया बार बार चलती रहती है और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। तो ये जो नली है वो हमारा प्रकाशिक तंतु कहलाती है। इसमें प्रकाश की ऊर्जा का क्षय नहीं होता। जितनी ऊर्जा का प्रकाश एक सिरे से प्रवेश करता है उतनी ऊर्जा का ही प्रकाश दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। तो इसका उपयोग जो है कई जगह किया जाता है, दूर प्रकाश भेजने में अधिक इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस पाठ की थ्योरी समाप्त हो जाती है। अब इसके सवाल हैं, 3-4 सवाल और करते हैं तो ये चैप्टर पूरा हमारा फिनिश हो जाएगा। अब आंकिक सवाल देखिए। पहला सवाल है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो क्या क्या राशि दी हुई है उनको लिख लेते हैं। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? कैपिटल R। तो R बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए ये ऋणात्मक होगी। तो दूसरी चीज़ और क्या दी है? अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है और मोमबत्ती की दूरी यानी वस्तु की दूरी उसको कैसे लिखते हैं? संकेत उसका U कितनी है? 3 सेंटीमीटर। U का मान ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण के लिए। प्रतिबिंब की दूरी वो ज्ञात करनी है हमें, प्रतिबिंब की दूरी V का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो दर्पण की हम निकालेंगे फोकस दूरी, F बराबर R/2, R का मान -24/2, तो F का मान -12 सेंटीमीटर। अब दर्पण के लिए सूत्र बताया था कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसमें मान रखेंगे चिन्ह सहित। F का मान -12, V का मान निकालना है, U का मान -3, तो -1/12 1/V और ये प्लस माइनस मिलकर के माइनस, संख्या को संख्या की तरफ लेकर के आए, -1/12 और इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 1/V। एलसीएम आया 12 से ये 12 कट जाएंगे, -1 और 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार तो 4 में से 1 गया तो 3/12 1/V पलट देंगे तो V बराबर
12/3, 3 से कट गया 4, तो b का मान 4 सेंटीमीटर। कैसा आया है ये वाला मान हमारा? धनात्मक, इसलिए दर्पण के पीछे बनेगा। ये आंसर हो गया हमारा। प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी को u कहते हैं। u बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। कितने गुना बड़ा बनना है? 3 गुना बड़ा बनना है। तो ये आवर्धन हो गया m बराबर 3। कैसा बनना है? वास्तविक है, तो वास्तविक के लिए माइनस का लिया जाता है m का मान। वास्तविक हो गया। अब हमें क्या निकालना है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो एक सूत्र हमने पढ़ा था, m बराबर माइनस के b/u। तो इसमें मान रखेंगे m की जगह पर माइनस के 3, b और u की जगह पर माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो v = 3 × 10, तो v आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। जब मान रखेंगे, सूत्र एक और लगाया हमने कि 1/f बराबर 1/b + 1/u। तो इसमें मान रखेंगे b का मान कितना है? b का मान 30 और u का मान माइनस के 10। तो माइनस प्लस मिल करके फिर माइनस हो गया, और इसका एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम आया 30। 30 से 30 एक बार, 10 से ये 3 बार। 1/f बराबर -2/30, या फिर f बराबर -30/2, f बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण कैसा है हमारा? अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये माइनस के आ गया, या माइनस चिन्ह छोड़ देते हैं, खाली 15 सेंटीमीटर। तो f आ गई हमारी। हमें क्या निकालना है? वक्रता त्रिज्या है। तो सूत्र बताया था f बराबर r/2 या r बराबर 2f, और मान रखेंगे f का मान 15 और 15 दूनी 30। तो वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई हमारी? 30 सेंटीमीटर हो गई। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे और भी सवाल करेंगे। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये सब इसी पर आधारित है। एक लास्ट सवाल और मैं करा देता हूँ, अपवर्तनांक पर आधारित है इसलिए। देखिए एक 8वां क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। कैसे हल करेंगे? क्या क्या दिया हुआ है? वायु के सापेक्ष कांच का, और फिर वायु के ही सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। एक तो दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ag का मान 3/2, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक Anw कहते हैं, Anw का मान 4/3। हमें क्या निकालना है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में मैंने इनके सूत्र बताए थे। तो ये सूत्र है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Wng बराबर Ang/Anw। Ang का मान दिया हुआ है
3/2 और ANW का मान 4/3। पक्षांतर करो, गुणा में आ जाएंगे। 3/4 गुणा करेंगे तो 9/8। तो WNG का मान कितना आ गया हमारा? 9/8। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से ये पहला अध्याय हमारा पूरा फिनिश हो जाता है विद आंकिक क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन मैंने करा दिया है। जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको पूछ लेंगे शेष अगले वीडियो में।